मेरे बेटा ने नाजायज ले जा रहे, मेरे बुड्ढे मार रहे, फिर मोकून ने पटक के मारा और मेरे पैर तोड़ दिए। नखून में लाठी लाठी मारी है, मेरी कड़ी बिल्कुल तोड़ रखी है और ताले तोड़ कर भीतर घुसे और मेरी सारी भवन पर हमला करा। फिर मुँह पे करा, मुँह में कोई एक 50-50 लाठी मेरी कड़ी में लगी हुई हैं। प्रशासन पूरा जिम्मेदार है, पूरा। अगर प्रशासन पुलिस फोर्स लगाता तो ये नौबत नहीं आती। पुलिस सारा काम भगा हुआ है, पुलिस आ रही है, कोई तहकीक नहीं है किसने किया है किसने नहीं किया है। वो आते हैं लोग, जिसको पाते हैं उसको उठा के ले जाते हैं, मारते हैं। ये हालत है, सारा काम भगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भी मेवात गया और अलग अलग पक्षों से बात की ताकि दंगों के बारे में ग्राउंड से सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दंगे कब, कहां और कैसे हुए, दंगे की वजह क्या थी, पुलिस दंगे को रोक क्यों नहीं पाई, मामन खान, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर का रोल क्या है और दंगों के बाद हालात क्या हैं, खासकर पुलिस किस तरह से मेवात के लोगों के साथ पेश आ रही है। इसके साथ सबसे जरूरी चीज कि मेवात के लोगों को इस दंगे की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, उनकी रोजी रोटी पर क्या असर पड़ेगा और मेवात की वो कौन सी कहानियां हैं जिसमें लोगों ने एकता दिखाई, दंगाइयों को खदेड़ा और भाईचारे की मिसाल पेश की। सबसे पहले बात करते हैं कैसे शुरू हुई हिंसा। तो हरियाणा के मेवात में 31 जुलाई 2023 को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली। ये यात्रा 3 पड़ाव में निकाली जाती है। पहला पड़ाव होता है नूंह के नल्हड़ का शिव मंदिर। यहाँ जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालु यहाँ से 45 किलोमीटर दूर फिरोजपुर झिरका के झीर मंदिर तक जाते हैं। झीर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस जगह पूजा अर्चना कर शिवलिंग की स्थापना की थी। इस यात्रा का तीसरा पड़ाव होता है झीर मंदिर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा पुन्हाना का सिंगार गांव। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह पर श्रृंगार किया था। इस तरह इस पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालु लगभग 95 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। पिछले 3 सालों से ये यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इस बार नल्हड़ महादेव के मंदिर में जलाभिषेक के बाद जब यात्रा नाच गाने के साथ हथियार लहराते हुए नूंह के शहीदी पार्क तक पहुंची, तभी पथराव होने लगा। पहला पत्थर किसकी तरफ से चला, इसे लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद थोड़ी ही दूर पर स्थित मेवली मोड़ पर फिर झड़प हुई और धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। यात्रा में शामिल श्रद्धालु जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ज्यादातर श्रद्धालु वापस नल्हड़ शिव की तरफ चले गए, जिसमें बजरंग दल के लोग भी शामिल थे। इन दोनों झड़पों में हिंदू पक्ष से कहा गया कि पहले से ही मेवात के मुस्लिम समाज के लोगों ने साजिश की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि उस वक्त मोनू मानेसर जिंदाबाद जैसे नारों से लोग भड़के और फिर उस वक्त उस जगह पर मौजूद लोगों ने, जिसके हाथ में जो आया उसने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। कोई प्लानिंग नहीं थी। शहीदी पार्क और मेवली मोड़ की लड़ाई में वहां मौजूद लोगों ने ही भड़काऊ नारों का विरोध किया और मामला हिंसक हो गया। अब शुरू होती है असली कहानी। जब यात्रा आगे न बढ़कर मंदिर की ओर वापस चली गई और शहीदी पार्क, जिसको तिरंगा पार्क भी कहते हैं, वहां झड़प की खबर आसपास फैली तो मंदिर की तरफ एक भीड़ जाने लगी। इन लोगों के पास अवैध हथियार थे, मुंह बंधे हुए थे और इन्होंने रास्ते में मौजूद गाड़ियों में भी आग लगा दी और मंदिर में छुपे लोगों और पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। ये थोड़ी फायरिंग होती हुई, ये फायरिंग होती हुई, कुछ नहीं तो पुलिस चलाई। ये भाई के गोली लग गई भाई। ये गोली लग गई भाई के। चलाओ ना इन्हें। ये पहाड़ों पे बैठे भाई, फायरिंग कर रहे थे। मंदिर के अंदर से भी फायरिंग हो रही थी। कथित तौर पर 20-25 लोग पहाड़ियों पर चढ़ गए और वहां से पत्थरबाजी और फायरिंग कर रहे थे। मंदिर के अंदर से भी जवाबी फायरिंग हो रही थी। इसके बाद इसी भीड़ में से कुछ लोग दोपहर 3 बजे के आसपास तिरंगा पार्क से उल्टी दिशा में करीब 2 किलोमीटर चले और नूंह की अनाज मंडी में स्थित साइबर क्राइम थाने पर हमला कर दिया। दंगाइयों ने सबसे पहले एक बस लूटी और फिर उससे साइबर थाने के बाहर पुलिस की 2 PCR वैन को टक्कर मारी। दंगाइयों ने बस से पहले थाने के गेट में टक्कर मारी। गेट नहीं टूटा तो बस को रिवर्स किया और फिर थाने की दीवार को टक्कर मारकर तोड़ दिया। पुलिस पर फायरिंग भी की और जान बचाने के लिए थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। नूंह में हुए इस बवाल का असर मेवात के कुछ और हिस्सों में दिखा। मेवात के एक दूसरे इलाके बड़खल चौक पर पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हुई। भीड़ ज्यादा होने के चलते पुलिस वाले जान बचाकर भाग गए, जिसके बाद बड़खल चौक की कथित तौर पर हिंदू दुकानों को निशाना बनाया गया। हाँ, उस दिन मैं वहाँ पे था।
मैंने वहाँ पर दुकान खोल रखी थी, बैठा था, तो इधर मस्जिद की तरफ से पथराव हुआ था एकदम। जब पहला ही पथराव हुआ था तो हम वहाँ से, जब हमने देख लिया भाई ये सिचुएशन क्या है, तो हम वहाँ से छोड़ के भाग लिए। अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो वहाँ हमारी हकीकत में मृत्यु हो जाती उस दिन। हमने तो अपनी जान की रक्षा करी थी, माल की नहीं करी थी। माल तो फिर मिल जाएगा, लेकिन जान बचाओ। तो हमारी बड़कली चौक पे दुकान है, वो वहाँ से नमाज हुई थी। नमाज होने के बाद में मुसलमान आए थे सारे, तो हमारे हिंदू भाइयों की सारी दुकान जला दी। मुसलमान का एक भी नुकसान नहीं हुआ। पूरे उस चौक पर किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं जलाई गई? मुसलमान की एक भी दुकान नहीं जलाई गई। सारी हिंदुओं की गिन गिन के पूछ के जलाई गई सारी दुकान। किस चीज की दुकान थी? हमारी समोसे की रेडी थी। जैसे गिड़ पत्थर लेकर आए, चारों रोड पर से घेर लिए। हम तो 10 मिनट अगर वहाँ से नहीं आए तो हमको भी जला दे। वहाँ पर हमारे जान चली जाती वहाँ पर। सरकार की तरफ से कोई बात हो रही है कि मुआवजे की, या फिर क्या होगा कुछ? मुआवजा तो होना चाहिए जी। अब सर बताओ, नुकसान इतना होया हमारा। कोई बात हुई अभी तक? अभी तक कोई बात नहीं हुई हमारे साथ। इतना हुल्लड़ दंगा आया था, इतना हुल्लड़ दंगा आया था। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया जी, एक एक दुकान टारगेट की, छांट कर, भाई ये हिंदू की है, ये मुसलमान की है, ये हिंदू की है, ये मुसलमान की है। मुसलमान की दुकान छोड़ते गए, हिंदू की जलाते गए, लूटते गए, छोड़ते गए। इसके अलावा बवाल पुन्हाना के गांव सिंगार में भी देखने को मिला, जहां अफवाह के चलते सिंगार और आसपास के लोगों ने राहगीरों के साथ मारपीट की, एक कार और 3 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद शाम होते होते हिंसा की लपटें नूंह से लगभग 30 किलोमीटर दूर सोना तक पहुंच गईं और वहां पर भीड़ ने मुस्लिमों को निशाना बनाया। लेकिन इस पथराव, हिंसा और आगजनी में कई हिंदुओं को भी नुकसान का सामना करना पड़ा। हिंसा यहीं नहीं रुकी। इसके बाद देर रात में भीड़ ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन मस्जिद में आग लगा दी और उसके बाद नायब इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी। ये तो थी दंगे कब, कहां और कैसे भड़के, क्या क्या हुआ। अब सवाल ये उठता है कि दंगे को पुलिस रोक क्यों नहीं पाई, जबकि पहले से ही सोशल मीडिया पर इस यात्रा को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से धमकियां, चेतावनी और भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे थे। यही नहीं, इस यात्रा की परमिशन भी पुलिस प्रशासन ने दी थी। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने यात्रा में हथियारों की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन फिर भी यात्रा में शामिल लोगों के पास हथियार कैसे आए और पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं। और सबसे अहम बात यह कि जब इतने दिनों से माहौल बन रहा था, मामला संवेदनशील था, तो एसपी वरुण सिंगला छुट्टी पर क्यों गए? दोनों पक्षों के लोगों ने पुलिस प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाए। गांव में आकर सरपंच ने मशवरा किया, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर के गांव पहले थाने पे गया कि भाई एसएचओ साहब ये क्या हो रहा है, कि जी हम नहीं जाएंगे तब तक जब तक बाहर से पुलिस हमारे लिए मदद के लिए नहीं आएगी। हमारे पास इतनी पुलिस नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सरपंच ने आश्वासन दिया एसएचओ साहब को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम मरेंगे, हम मिटेंगे, हम तुमको आँच नहीं आने देंगे, लेकिन आपके वजह से ये कंट्रोल हो जाएगा, आप हमारे साथ चलो, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करो। क्यों हमारे यहाँ पे इतना बड़ा नुकसान होना दे रहे हो आप लोग? तब जाके एसएचओ साहब हमारे गांव वालों के साथ जाके निकला है। गांव वालों ने जाके वहाँ पे उनको भगाया है, और जो आगजनी हो रही थी किसी ने मोटर चला के उसको बुझाया है, और किसी ने सामान को दुकान में से निकाल के सामान को बचाया है, पुलिस के साथ में गश्त लगाया है। इस तरह से वहाँ पे, और फिर उसके बाद भी इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद देर रात तक बाहर से पुलिस हमारे यहाँ नहीं आई सर। तो मैं तो यही कहूँगा, कोई भी इंसान यही सोचेगा कि भाई इसमें, क्योंकि प्रशासन की और सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही यही दर्शाती है कि इसको खेल खेला गया है। प्रशासन पूरा जिम्मेदार है, पूरा। अगर प्रशासन पुलिस फोर्स लगाता तो ये नौबत नहीं आती, दंगाई नहीं आते दंगाई यहाँ पे। ये पुलिस प्रशासन की ही ढील है जो ये मामला हमारे साथ हुआ। ये अब डिटेल में समझ लेते हैं कि इस दंगे की वजह क्या है। तो साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने, और साल भर के भीतर 2015 में खट्टर सरकार ने गाय के वध और तस्करी पर रोक लगाने के लिए गौरक्षा कानून बनाया। इस कानून के बनने के बाद जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं थे, उन्हें भी गोरक्षा के नाम पर कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में लेने और क्षेत्र में मुसलमानों पर हमला करने के लिए एक तरह से कानूनी मंजूरी मिल गई। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि मेवात का पूरा इलाका गरीबी से जूझ रहा है और ज़्यादातर लोग खेती किसानी करने वाले हैं, जानवरों को पालने वाले हैं, और पशु ही इस इलाके के लोगों का धन है, रोजी रोटी का जरिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ इस इलाके में लोग गाय, भैंस, बकरी दूध के लिए भी पालते हैं, खेती के लिए भी पालते हैं,
देश के दूसरे हिस्सों में जानवरों को बेचते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदते भी हैं, मेवात में ले भी आते हैं। ये भी सच है कि यहाँ से गायों के वध की खबरें भी आई हैं, लेकिन गोरक्षा के नाम पर मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों ने मेवात के मुस्लिमों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पशु पालना, खरीदना, मेले में जाकर बेचना मेवातियों के लिए मुश्किल होता चला गया। ऐसे भी केसेस आए जिसमें मेले से पशु खरीदने की लीगल पर्ची होने के बावजूद इन कथित गोरक्षकों पर उन्हें पीटने, लूटने और पैसा उगाहने के आरोप लगे। इन गुंडागर्दी के मामलों को पूरे राज्य, पूरे देश में मीडिया के जरिए गोरक्षा के नाम पर जस्टिफाई किया गया। हरियाणा के बेरोजगार युवक इसमें शामिल होते गए और गुंडागर्दी बढ़ती चली गई। बहुत पीछे न जाकर इसी साल फरवरी के महीने में मेवात इलाके के ही नासिर और जुनैद को एक गाड़ी में जलाकर मार दिया गया था। इसका आरोप भी गोरक्षकों पर लगा। इस हत्याकांड में भी मोनू मानेसर का नाम आया था, जिसके बाद काफी हल्ला मचा था। मोनू मानेसर के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद ने पंचायत बुलाई थी और राजस्थान पुलिस को चेतावनी दी गई थी कि वो मोनू मानेसर को ना पकड़े। मोनू मानेसर को बचाने का आरोप भी खट्टर सरकार पर लगा। इस मामले पर मेवात इलाके के ही फिरोजपुर झिरका विधानसभा के एमएलए मामन खान ने विधानसभा में मोनू मानेसर को चुनौती दी। मोनू मानेसर ने आपके भेजे जी, आप बैठिए। इस भड़काऊ बयान के बाद गोरक्षकों की तरफ से भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए उकसाने वाले बयान दिए जा रहे थे। पिछले 3 सालों से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग मेवात इलाके से ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन इससे पहले कोई भी घटना नहीं घटी थी। मगर इस बार शोभा यात्रा के जस्ट पहले मोनू मानेसर का वीडियो आया, जिसमें उसने कहा कि वो रैली में शामिल होगा। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की। दूसरी तरफ से भी सोशल मीडिया पर मेवात के लोगों ने मोनू को आने की चुनौती दी। सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद तथाकथित गोरक्षक बिट्टू बजरंगी का एक वीडियो आया, जिसे हिंसा की मुख्य वजह मेवात के लोगों ने बताया। और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल। इसके बाद दंगे भड़क गए, जिस पर हमने बात की। अगर ये यात्रा जो शोभा यात्रा है, इसका मेवातवासी पिछले ये 3 साल से या 4 साल से लगातार आ रही है, तो कभी कहीं कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मोनू मानेसर जहाँ तक की सब बात है, वो एक क्रिमिनल है जिस पे नासिर जुनैद 2 भाइयों की हत्या का आरोप है। वो भाई ने मुकदमा उस पर दर्ज है। राजस्थान पुलिस उसे ढूंढ रही है। 5 महीने 4 महीने से अंडरग्राउंड है और वो यात्रा आने से पहले 3 दिन पहले एक वीडियो रिलीज करता है जो एक क्रिमिनल सरकारों को नहीं मिल रहा। हरियाणा सरकार में पटौदी में उन पे 307 तक के मुकदमे दर्ज हैं और वो चैलेंज करके ये कहता है कि एक तरीके से मेवात को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो प्रशासन को, सरकार को चैलेंज कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वहाँ पहुँचिए। और एक तरीके से पूरे मेवात में, पूरे राजस्थान, यूपी जो मेवात से बिलोंग करते हैं, उन सारे लोगों में ये रोष था कि उनके एक तरीके से लोगों को, एक जो नौजवान लड़के हैं, जो नौजवान तबका है, जिनका यही नहीं पता है कि जो सोशल मीडियम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक तरीके से उनमें ये आवाज़ गई कि मोनू मानेसर आ रहा है और उस पर हमको, उसने जैसे उन्हें हमारे भाइयों को जलाया है, उस पर हम इस तरीके से एक स्प्रेड हुआ मैसेज सोशल मीडिया पे, एक तरीके से सोशल मीडिया वार चली। फिर उसी तर्ज पे जो दूसरा बिट्टू बजरंगी करके जो लोग हैं, वो कहता है कि मेरा नाम बिट्टू बजरंगी है और मैं मेवात का जीजा हूँ और मैं भी कल आ रहा हूँ लाव लश्कर के साथ 150-200 गाड़ियों के साथ। फिर वो दूसरे वीडियो में पोस्ट करता है, सेम डे जब वो प्रशासन चलता है, वो अपने लोगों के साथ आता है, तो वो कहता है कि मैं ससुराल आ रहा हूँ और आप लोग मेरा
फूल मालाओं के साथ तैयार रहें कि ये मत बोलना बाद में कि बताया नहीं था कि जीजा जी आ रहे हैं। तो इस तरीके से कि जो सोशल मीडिया पे वार चालू हुई है, तो लोगों ने, बच्चों ने वो एकदम से उठा लिया है। किसी जिम्मेदार का, किसी नेता का या किसी ऐसे सामाजिक लोगों को, एक तरीके से सामाजिक लोगों ने और जिम्मेदार लोगों ने प्रशासन को चेताया भी था सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने जो रिसोर्सेज उनके पास थे कि आप मोनू मानेसर और इस तरीके गंद को आप यहाँ आने से रोकिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए जो आदमी क्रिमिनल यहाँ आके चेतावनी दे रहे। और तो इसी ने, मैं समझता हूँ कि यही एक बड़ा कारण है जो आम जन में, आम बच्चों में जो मैसेज गया। और उन्होंने, हमने कई वीडियो देखे तो उसमें यही लग रहा है 15 से 17 साल के बच्चे उग्र और उपद्रव में कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा और पूरी तरीके से हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। लोगों की बातें सुनने के बाद और हालात को समझने के बाद ये लगता है कि पुलिस और प्रशासन ने अगर समय पर एक्शन लिया होता तो इस हिंसा को टाला जा सकता था, लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ये भी सच है कि पहले से हालात ख़राब हुए थे जिसकी वजह से हिंसा हुई, लेकिन क्या इस तरह के वीडियो की वजह से लोगों पर पत्थर चलाना, गोली चलाना जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों ने भी इन दंगों में हिस्सा लिया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन काश सच इतना सीधा सपाट होता। नूह में हिंसा के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई और बेगुनाह लोगों के साथ मारपीट के आरोप भी लग रहे हैं। मेरे बेटा ने नाजायज ले जा रहे, मेरे बुड्ढे मार रहे, फिर मोहफून ने पटक के मारा और मेरे पैर तोड़ दिए। नखून में लाठी मारी है, मेरी कड़ी बिल्कुल तोड़ रखी है और ताले तोड़ कर भीतर घुसे और मेरी सारी भवन पर हमला करा, फिर मुँह पे करा। मुँह में कोई एक 50 लाठी मेरी कड़ी में लगी हुई हैं। सर अचानक 11 और 12 के बीच में हम अपने अपने कमरों में लेटे हुए थे, तो एकदम से पुलिस फोर्स आती है सर। उन्होंने बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ बंदूक वगैरह थी, उनकी नाल वगैरह, लाठी और उन पर सब्बल वगैरह थे, हमारे किवाड़ वगैरह सब तोड़ दिए सर। हमने उनसे कहा सर बात क्या है, तुम आतंकी हो, तुम गुंडे हो, तुमने वहाँ दंगा किया। हमने कहा सर आप अगर हम दोषी हैं तो आप हमसे थाने ले चलो और हम वहाँ आपसे जो आपको पूछना वहाँ पूछना, लेकिन ये तरीका क्या है, हाथ पैर मतलब चलाना, घूसे थप्पड़। हमारी जो वाइफ है उनको मारा, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता उनको मारा, माता जी को है कि वो पैर में चोट है ये सब उसके। तो सर ये बहुत ज़्यादा गलत रवैया किया उन्होंने। हमने जिस दिन लड़ाई हुई थी सर, हम अपने घर पे थे, हमारे मैं टायर पंचर मिस्त्री उधर नगीने में ही, बड़ा वाला भाई है वो MA स्टूडेंट और वो टायर पंचर मिस्त्री है, जो और मुझसे बड़ा है वो BA पास आउट है सर 8वीं। और हमारा इतना अच्छा वेव है गांव में, अच्छे हर समाज से हमारे अच्छे रिलेशन है। बाकी ये है सर इंडिविजुअल हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई हमारा नाम किस तरीके से उन्होंने पेश किया और हमको दंड के प्रति परेशान किया। अगर कोई आदमी दोषी है तो हम उस चीज़ में ही कहना चाहते हैं उनको सज़ा दो और देनी भी चाहिए, हम प्रशासन के साथ हैं। सवन पे हम लोग करो मन पे सोते ठंडा तो सोते कोई नहीं, जब गए टन आ खड़े सार में बहुत बड़े पड़ो, जब लेकर फिर ही ना कर जब यू तोड़ो हमारा दरवाजा निकलो बाहर। हम तो मिल कर ले ना हमारे फिर कोई लूड़ा ना कुछ नहीं घुस गए घर में, तोड़ के गए टन जब लाए खींच कर निकलो बाहर। जब मारे था ये ना देख रहे वे मानिए कौन है, सब ने मार रहे तो लेडीज पुलिस थी या फिर आदमी ये था और सिख पुलिस ही नहीं। इधर ये कह रहे डैडी जब पर हाथ में तो ठान चलते रहे तब न हमन से लेनी है, तो फिर भी मार रहे फिर भी ना मान रहे। तो मेरा नाम इंसाफ मोहम्मद है जी, गाँव नगीना से है और मेरी दुकान है बड़ा चौक जी। क्या हुआ था? सर रात का तकरीबन 12 का टाइम था, तो लगभग यहाँ पर 6-7 गाड़ी आई थी। तो उन्होंने ये गेट बजाया, गाली वाली दे रहे थे, तो मैं आया, मैं बोला भाई मैं आ रहा हूँ, कपड़े तहर के आ रहा हूँ, आप रुक जाओ मैं आया। लेकिन वो यहाँ पे दीवार फांद के आए, गाली वगैरह दे रहे थे। माँ बैठी थी, माँ पे हमला कर दिया, बाप पे हमला कर दिया, ये छोटे भाई इन पे भी
इतने में कपड़ा पहन का इतने उन्होंने यहाँ पे मारपीट चालू कर। इन दोनों को ले जाने लगे। मैं बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ कपड़े, भाई मेरे को लेने के लिए आया तो मैं आ तो रहा हूँ, कपड़े पहन कर आ रहा हूँ। फिर वो इन पे तो हाथ उठाए हुए, मेरे पास नहीं उठाया। गाड़ी में बैठा के ले गए सर। वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करे, उन्होंने लाइट वगैरह में बैठा कर, फिर उन्होंने ये लगाओ जी बुरा बर्ताव किया था वहाँ पे। फिर अपने SHO थे, उनके साथ हमने कोऑपरेट किया था। वो जिस टाइम वो घटना घटी थी, हम उनके सिक्योरिटी गार्ड बन के गए थे, तीनों भाई SHO के। तो मैंने उनसे बोला सर हमने आपको हर चीज़ में कोऑपरेट कराया, बच्चों को बचा के लाए, दुकान भी बचाई। तो उन्होंने फिर हमारे लिए आश्वासन दिया। तो मेरे को तो रात नहीं छोड़ दिया। हमारे 2 बच्चे अब भी पका पक। ये इलाका पहले से ही बहुत गरीब है। ऐसे में जिन लोगों ने दंगों में हिस्सा लिया उन पर आरोप साबित होता है तो कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें उनके घर वालों की क्या गलती जो उनको भी सज़ा मिल रही है। और आरोप साबित कोर्ट में होते हैं, लेकिन खट्टर सरकार ने संविधान, कोर्ट कचहरी, न्याय को ताक पर रखकर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस पर विपक्ष भी कुछ खास नहीं बोल रहा है और ना ही कोई सरकारी संस्था है जो इस तरह से नागरिक अधिकारों की हत्या पर खट्टर सरकार से सवाल पूछ सके। इतनी ही न्यायप्रिय सरकार है तो फिर बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे लोगों के घर पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? दंगों के बाद मेवात में रहने वाले दोनों समुदायों के लोगों में डर है, उनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी इसको लेकर भी लोगों में अनिश्चितता है। इसके अलावा दंगों के बाद मेवात के वे लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो ड्राइवरी का काम करते हैं, एक बड़ी तादाद है लोगों के जो पेट पालने के लिए ट्रक चलाते हैं मेवात में, वे डरे हुए हैं और हालात एकदम सामान्य होने तक उनका काम भी प्रभावित हो रहा है और इससे मेवात क्षेत्र के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस नफरत भरे माहौल से कुछ सुकून देने वाली एकता और भाईचारे की कहानियां भी सामने आई हैं। नूंह से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव भादस में बने गुरुकुल को लगभग 200 दंगाइयों ने घेर लिया था। दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल था जिससे छात्र और आचार्य सभी डर गए, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना गाँव वालों को मिली, सरपंच शौकत गाँव के दूसरे लोगों के साथ भागकर गुरुकुल पर पहुंचे और सभी गुरुकुल के गेट पर खड़े हो गए। दंगाइयों ने बहुत कोशिश की लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। सरपंच शौकत ने कहा, भादस गांव का आर्य गुरुकुल गांव की शान है। इस गुरुकुल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी गांव के हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिमों की है। जब तक हम जिंदा हैं इस गुरुकुल पर आंच नहीं आने देंगे। यदि किसी ने इस पर हमला करने की कोशिश की तो उसके साथ कहीं हद तक जाकर गाँव के मुस्लिम भी जवाब देंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। ये एक कहानी नहीं है। इसके अलावा 40 साल के बैंक मैनेजर रवि गुप्ता पिनंगुआ ब्रांच में काम करते हैं। वे दफ्तर के बाद अपने घर जा रहे थे, तभी तकरीबन 5:30 बजे के आसपास एक भीड़ ने सिंगार गांव के पास उनकी मोटरसाइकिल रुकवाई और उनकी पिटाई करने लगी। बाइक को आग लगा दी, लेकिन एक बुजुर्ग ने खुद पिटते हुए रवि गुप्ता को वहां से निकाला, जिसके बाद बैंक में ही काम करने वाले एक 28 साल के नौजवान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रवि गुप्ता और एक दूसरे बैंक कर्मचारी कपिल बंसल को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इसके अलावा सिंगार ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर को भी एक मुस्लिम युवक मोहसिन ने अपनी जान पर खेलकर दंगे से बाहर निकाला। ये वो कहानियां हैं जो हमें नफरत के दौर में सुनाने और दोहराने की ज़रूरत है। इसी तरह मेवात की ही एक और कहानी मिलती है 84 कोस परिक्रमा की। हम सब जानते हैं कि हिंदू ब्रज में 84 कोस परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जब यशोदा माँ और नंद बाबा ने 4 धाम की यात्रा की इच्छा जाहिर की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ सभी तीर्थों और 4 धामों को आह्वान कर बुला लेता हूँ। लोग इस यात्रा को पैदल लगभग 40 दिनों में पूरा कर पाते हैं। इस दौरान वे कई जगहों पर रुकते हैं और यात्रा मेवात इलाके से भी गुजरती है। मैंने देखा कि मेवात के नीमका गांव में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक स्कूल में श्रद्धालुओं के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी। ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। ठहरने बैठने की सब व्यवस्था बहुत अच्छी रही हमारी। फिर भी हम मानते हैं कि हमारी बहुत यात्रा मंगल में हुई। हमसे भी कहा था हमारे घर वालों ने फ़ोन करके, अरे बेटे वहाँ लड़ाई हुई है, गोलीबाजी हो रही है और ये हो रहा है। अरे मैंने मम्मी डर के आगे जीत है, हम डरते नहीं हैं। आगे अगर कोई सीने में वार करे तो हम माने कि हाँ कोई चीज़ है, नहीं तो हम तो सब आनंद मंगल हम पंडिताई करते हैं पानीपत से। आप यहाँ पर आए, आपने कुछ ऐसा देखा कि आप जिससे लोगों को डरने की ज़रूरत है या फिर कुछ नहीं की वजह जो है वाजिब थी? बहम बढ़ देती है दुनिया। क्या बढ़ देती है? बहम। माँ इतना डर है, माँ गोली चल रही है, माँ ये है, माँ वो है। ऐसा कुछ नहीं है। हम इंसान है, ये इंसान नहीं है। हम खाते पीते हैं, ये खाते पीते नहीं हैं।
अल्लाह भगवान सब एक है, कोई अलग नहीं है। आपको कहीं से ऐसा लगा कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है? कुछ नहीं। इन कहानियों से एक उम्मीद मिलती है, पता चलता है कि अभी भी मोहब्बत बाकी है और देर नहीं हुई है। हम सब अगर चाहें तो अपने इस प्यारे देश को बचा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। महीने में मुझे आपसे सिर्फ 29 रुपये चाहिए। ग्राउंड पर भटकता आपका ये दोस्त समझेगा कि आपने उसे चाय पिला दी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने वीडियो को अंत तक देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।